नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के ही कारणों के बारे में और क्रांति की शुरुआत के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले के वीडियोस में बातचीत की और हमने आपसे डिस्कस किया था कि सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, ये सब कारण हमने डिस्कस किए और उसमें हमने बताया कि किस तरह से ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति अस्तित्व में आ गई। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं सैनिक कारणों की। और ये सैनिक कारण संबंधित हैं किससे? 1857 की क्रांति से। देखिए, सैनिक कारणों को जब डिस्कस करते हैं तो हमें एक बैकग्राउंड की तरफ जाना पड़ता है, एक स्थिति की तरफ जाना पड़ता है। आप लोगों को बताएं कि इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास अपने सैनिक पर्याप्त नहीं थे और इस वजह से भारतीय सैनिकों पर ज़्यादा आश्रित होने की स्थिति थी। अर्थात भारतीय सैनिक ज़्यादा थे और यूरोपीय सैनिक इनके पास कम थे और इस वजह से भारतीय सैनिकों को ये अवसर मिला कि 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में अपने आप को लगा दिया और अंग्रेज़ों का विरोध करते हुए इस रिवोल्ट को एक बड़ा स्वरूप प्रदान कर दिया। कुछ लोग तो केवल इसे सैनिक विद्रोह ही कह देते हैं। इसका मतलब सैनिकों की एक बड़ी भूमिका हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इन सैनिकों के साथ किस तरह का व्यवहार था, कैसी स्थितियाँ थी, तो आपको बताएं। जो भारतीय सैनिक थे उन सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और इनके प्रति जो व्यवहार था वो बहुत निम्न स्तर का था। अर्थात जो अंग्रेज या ईसाई या यूरोपीय सैनिक जो थे उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिला करती थी, उनको ज़्यादा वेतन मिला करता था। और अगर मैं इस बात को इस तरह से स्पष्ट करने की कोशिश करूं कि टी.आर. होम्स क्या कहते हैं, तो टी.आर. होम्स ने लिखा है कि चाहे भारतीय सैनिक किसी भी स्तर पर वीरता का प्रदर्शन कर दें, अपने आप को कितना ही समर्पित कर दें, परंतु उन्हें यूरोपीय सैनिकों के समान अधिकार मिलने की कोई संभावना नहीं थी। अर्थात ये स्वीकार किया जा रहा है कि भारतीय सैनिकों के साथ जो व्यवहार है वो उचित नहीं था। उसके अलावा देखें, इन भारतीय सैनिकों को भारत से बाहर विदेश में युद्ध करने के लिए भेजा जाता था और विदेश में युद्ध करने के लिए जब भेजते थे तो भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति की जो परंपरा थी उसमें ये माना जाता था कि खारे पानी को पार करके युद्ध करने के लिए यदि आप जा रहे हैं तो आपको पाप लगेगा। अर्थात जब आप युद्ध करके वापस आ रहे हैं तो समाज आपको स्वीकार नहीं कर रहा है, समाज आपको निष्कासित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में सैनिक जो है वो विदेश में युद्ध करने के लिए नहीं जाना चाहते थे। उसके अलावा इनके जो धार्मिक विश्वास थे, सैनिकों के जो धार्मिक विश्वास थे, उन धार्मिक विश्वासों पर कुठाराघात किया गया। अर्थात जिस तरह से इनका था कि तिलक लगाते थे सैनिक या पगड़ी धारण किया करते थे, तो इस तरह के धार्मिक विश्वासों पर अंग्रेज़ों ने अंकुश लगाने की कोशिश की। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि इन धार्मिक विश्वासों की अधिकता इसलिए भी थी क्योंकि जो सेना में सैनिक थे वो उच्च वर्ग के ज़्यादा थे। उच्च वर्ग का मतलब ब्राह्मण सहित उच्च वर्ग जिसे आप कहते हैं, उनके सैनिक ज़्यादा थे इस समय। और जब वो ज़्यादा थे तो ये परेशानी और भी बढ़ जाती है क्योंकि उनके धार्मिक आस्थाएँ ज़्यादा थी। ठीक है, तो आपको बताऊं कि एक ऐसा दौर भी आया जहां पर अंग्रेजों को लगा कि उच्च वर्ग को अर्थात ब्राह्मण वर्ग को धार्मिक ज़्यादा आडंबर या यूं कहिए कि धार्मिक आस्थाएं ज़्यादा होने की वजह से आप इनको सेना में लेना बंद कर दीजिए। अर्थात सैनिकों की संख्या में उच्च वर्ग को लिए जाने की परंपरा को समाप्त करने की कोशिश की गई, अर्थात उसे कम करने की कोशिश बड़े पैमाने पर की गई। तो ये बड़ा कारण रहा कि इनके धार्मिक विश्वासों पर भी कुठाराघात किया जाने लगा। और आपको बताएं कि सैनिकों के साथ गाली गलौज पूर्ण व्यवहार होता था और उनको समान वेतन नहीं दिया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था। और इन सब चीज़ों के बीच में सैनिकों को संगठित होने का अवसर कभी भी नहीं मिलता था। कुछ ऐसे एक्ट्स की बात कर लेते हैं, कुछ इस तरह की परिस्थितियों की बात कर लेते हैं जहां से सैनिकों का ये विद्रोह और स्थिति और ज़्यादा भयानक स्वरूप में चली गई। बैकग्राउंड से देखें तो 1806 में एक विद्रोह हमें देखने को मिलता है वेल्लोर में, और वेल्लोर के इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्व अभ्यास कहा जाता है।
ठीक है, यहाँ पर एक नाम आपको ध्यान रखना है, बलवंतराव फडके। इन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। तो वेल्लोर में एक बड़ी अशांति मची और ये पहला विद्रोह आप कह सकते हैं सैनिकों की तरफ से जो अंग्रेजों के खिलाफ था। इसी को हम कंटिन्यू करें तो 1824 में इसी तरह की एक और स्थिति विकसित हुई और 1824 की ये स्थिति बैरकपुर में हुई। बैरकपुर बंगाल का वही क्षेत्र जहाँ से मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति को कहीं शुरुआत दी। तो इस बैरकपुर में क्या हुआ कि यहाँ पर जो 47वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, नेटिव इन्फेंट्री का क्या मतलब होता है, जहाँ पर स्थानीय सैनिक ही मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री का मतलब जहाँ पर स्थान विशेष से संबंधित सैनिक ही मुख्य रूप से भर्ती किए जाते हैं। तो वो नेटिव इन्फेंट्री नंबर 47 में क्या हुआ कि इनको जब बर्मा भेजने की बात की गई तो इस इन्फेंट्री के सैनिकों ने मना कर दिया, विरोध कर दिया। ये भी एक बड़ा विरोध स्वीकार किया जाता है, या यूं कहिए कि एक बड़ा स्टेप माना जाता है सैनिकों की तरफ से कि उन्होंने अंग्रेजों का यहाँ पर विरोध किया। तो ये भी पूछा जाता है कि बैरकपुर में इससे पहले विद्रोह कब हुआ था, तो वो 1824 में हुआ था। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि 1857 के उस दौर में कहाँ कहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से सैनिकों की नाराज़गी हमें देखने को मिलती है, तो आपको बता दें, एक तो बहरामपुर में, एक अवध में, और इसके बाद यदि मैं बात करूंगा तो फिर बैरकपुर में। ये 1857 की क्रांति के ठीक पहले, अगर हम कहें कि 1857 या 56 की लास्ट से 57 तक इन क्षेत्रों में विरोध की स्थितियां देखने को मिली। हालांकि कारण अलग अलग थे और वो कारण क्या थे वो एक बार देख लेते हैं। बहरामपुर में तो जो कलकत्ता के पास में था, यहाँ पर जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसका नंबर था 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, और इन्होंने वो जो नई राइफल्स यूज़ करने की बात हम इसको डिस्कस करने वाले हैं अभी, जो नई राइफल्स लगाई गई एनफील्ड, उनके इस्तेमाल से इन्होंने मना कर दिया। अगर हम अवध की बात करें तो अवध में जो सैनिकों ने आदेशों को मानने से इनकार कर दिया, और आदेश मानने से इनकार करने वाली जो नेटिव इन्फेंट्री थी वो थी 7वीं। ठीक है, अवध में 7वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जो उच्च अधिकारियों के आदेशों को मानने से मना कर दिया। तो यहाँ पर आपको विरोध के प्रदर्शन की कहीं संभावनाएं देखने को मिल जाती हैं। देखिए, बैरकपुर के दूसरे विद्रोह की बात यदि हम करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में एक विरोध प्रदर्शन हुआ, और इन्होंने गाय और सुअर की चर्बी वाले उन कारतूसों के उपयोग से मना कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि केवल एक स्थान पर इस तरह का विरोध नहीं है, जगह जगह पर सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने इनका दमन करने की कोशिश की। देखिए, स्टेप्स देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से दमन किया। तो 1840 में एक इस तरह का आदेश जारी किया गया, एक इस तरह का कानून जारी किया गया जिसके द्वारा ये कहा गया कि अब आप जातीय चिन्हों का प्रयोग सेना में नहीं कर सकते। जातीय चिन्ह का मतलब क्या है कि आप तिलक नहीं लगा सकते, आप पगड़ी धारण नहीं कर सकते, या अगर आप ये कहें कि सिखों की बात करें तो आप उस तरह के कृपाण आदि का रखने का, और जो भी चीज़ें उनकी एसेंशियल्स हैं, या यूं कहिए कि रिलीजन की थॉट के हिसाब से उन चीज़ों को जो वो कंटिन्यू करते हैं अपने साथ, उनको रोकने की कोशिश की गई। और यहाँ जातीय चिन्ह का प्रयोग आप नहीं कर सकते। 1840 में इस तरह की व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद आगे बढ़ें तो 1854 में इन्होंने क्या किया, एक निशुल्क डाक सेवा की जो सुविधा थी उसे समाप्त कर दिया। निशुल्क डाक सेवा क्या थी, एक बार हम इसको देख लेते हैं। 1854 में निशुल्क डाक सेवा जो समाप्त की गई वो ये थी कि सैनिकों को अपने परिवारों से दूर रहते हुए अपने परिवार तक मैसेज करने के लिए चिट्ठी भेजने की एक निशुल्क डाक सेवा उपलब्ध कराई गई थी। और उसके माध्यम से वो, उस समय डाक व्यवस्था इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं थी, इतनी ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं थी, तो एक चिट्ठी भेजना भी अपने आप में बड़ा कॉस्टिंग होता था उसका। तो ये निशुल्क सुविधा जो सैनिकों को दी गई थी ये 1854 में बंद कर दी गई। अब आप समझ सकते हैं
कि अगर उनको उनकी सैलरी में से एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर खर्च करना पड़े, एक बड़ी राशि यहाँ पर खर्च करनी पड़े अपने घर पर मैसेज करने के लिए या उनके मैसेज को रिसीव करने के लिए, तो ये उनके लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पहले ही उनका वेतन बहुत कम था। तो ये निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त की गई। प्रश्न पूछा जा सकता है कब की गई? 1854 में। तो ये भी एक नाराजगी का कारण हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखें तो 1856 में जो बिल्कुल हम क्रांति को टच करते हुए बात कर रहे हैं, दिसंबर 1856 में यहाँ पर पुरानी जो ब्राउन बेस राइफल्स थी उसके स्थान पर रिप्लेसमेंट में एक नई अत्याधुनिक एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल स्टार्ट किया गया। कब किया गया? ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल सेना में कब लाई गई? तो आपको बताएं, दिसंबर 1856 में। ये प्रश्न हमसे बहुत पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना है आपको। और इस एनफील्ड राइफल के बारे में जो विवादित विषय वो था, वो ये था, ये इसे तात्कालिक कारण हम मानते हैं कि इसके अंदर जो कारतूस काम में लिए जाते थे, ये माना जाता है कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। और गाय को हिंदू बहुत पवित्र मानते हैं और सूअर को मुस्लिम बहुत उसका नाम लेना भी उचित नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब दोनों के लिए ही बड़ी अजीब स्थिति है कि वो अपने मुंह से गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों को किस तरह से छीलकर उपयोग में लेंगे। तो इसका विरोध जारी होना निश्चित था। तो ये एनफील्ड राइफल अब सेना में लाई गई और इसका उपयोग करने के लिए जो 3 क्षेत्र शुरू में तय किए गए थे, वो दमदम, सियालकोट और अंबाला, ये वो क्षेत्र थे जहां से इसे स्टार्ट किया जाना था, अर्थात इसका उपयोग शुरू किया जाना था। और आपको मैंने इससे पहले ही बता दिया कि इन राइफल्स का जो विरोध है वो कलकत्ता के पास बहरामपुर में हो गया, बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसका विरोध कर दिया। तो इनका विरोध यहाँ से स्टार्ट हो गया और ये 1857 की क्रांति का बिल्कुल तात्कालिक कारण माना जाता है। हालांकि बहुत सारे कारण थे, मैं आपको इसके अंदर और चीज़ें एडिट कर दूं कि ऐसी स्थिति है कि इन लोगों ने कहा जाता है कि सैनिकों के खाने में हड्डी का चूरा मिला दिया। हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर दिए। ये कहा गया कि बहादुर शाह जफर अगर दोबारा शासक बन जाएंगे तो वो सारे सिखों को मरवा देंगे। इस तरह की अफवाहें जारी की गई, इस तरह के फरमान जारी किए गए, जाली फरमान जारी किए गए, जिससे हिंदू और मुस्लिम जो है वो टकराव की स्थिति में आए और सैनिकों में किसी तरह की एकता बिल्ड ना हो सके। यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग ये लगेगा कि ये सैनिक पूरी तरह से समर्पित हैं, ये पूरी तरह से चाहते हैं कि अंग्रेज़ों का पक्ष लें, अंग्रेज़ों के पक्ष में युद्ध लड़े, परंतु इनको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया गया कि ये विरोध करने लगे उस ब्रिटिश शासन का जिसके लिए वो काम करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो इन सारी चीज़ों की वजह से सैनिकों का विद्रोह भड़क गया। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से सैनिकों की भूमिका रही। अब हमसे यदि प्रश्न पूछा जाए, हम विश्लेषण की तरफ जाएं, तो आपको क्या लगता है कि इस विद्रोह में कौन कौन शामिल हुआ? देखिए, हम अब तक जो समस्याएं देख कर आए तो हमको पता है कि यहाँ पर आपको किसान देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं, उनके पास अपनी भूमि नहीं है और भूमि हस्तांतरण को वैध घोषित कर दिया गया था। तो इसका मतलब किसान निश्चित रूप से शामिल हो जाएंगे। जो कुटीर उद्योग वाले हैं वो सारे के सारे लोग शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत परेशान स्थिति में हैं। उसके अलावा देखिए आप, यहाँ पर सैनिक शामिल हो जाएंगे। ठीक है, छोटे व्यापारी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे इस विद्रोह में। ये सारे के सारे लोग आपको दिखाई देंगे कि ये विद्रोह में शामिल हैं। प्रश्न ये उठता है कि विद्रोह में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा एनालिसिस कर पाएंगे तो यहाँ पर शिक्षित वर्ग जो है वो तटस्थ स्थिति में है। शिक्षित वर्ग जो है वो तटस्थ स्थिति में है, और तटस्थ स्थिति में इसलिए है क्योंकि उसका इस विद्रोह के होने या ना होने से कोई सरोकार नहीं है। 1835 में आप लोग जानते हैं कि जॉन मैकाले ने जो शिक्षा की व्यवस्था थी, अंग्रेजी शिक्षा दी, उसमें लिपिक बनाए जाते थे, बाबू बनाए जाते थे, क्लर्क बनाए जाते थे, और उन क्लर्क के माध्यम से वो अपने जो भी
एक ऐसा वर्ग तैयार कर रहे थे जो उनके लिए काम करे, उनके फेवर में काम करे, और वो वर्ग अब लगभग तैयार हो चुका है और इस शिक्षित वर्ग ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया, सक्रिय भाग बिल्कुल नहीं लिया, ये तटस्थ स्थिति में थे। ठीक है, इसी के अलावा मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर जो साहूकार हैं वो भी, या मैं इसको साहूकार प्लस बड़े व्यापारी कहूं तो बड़े व्यापारी भी इस विद्रोह में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बड़े व्यापारियों पर ज़्यादा फर्क इस चीज़ का नहीं पड़ता है, वो अंग्रेज़ों के ही जो सिस्टम है उसका एक पार्ट हो चुके हैं, भाग हो चुके हैं, और साहूकार जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उनको किसी तरह का गिला शिकवा नहीं है, उनको तो अंग्रेज़ों की व्यवस्था में बढ़िया लगता है कि किसानों की ज़मीन उनके पास धीरे धीरे आती चली जा रही है और उनका विस्तार हो रहा है, वो अपने आप को समृद्ध स्थिति में महसूस करने लगे। तो साहूकार और बड़े व्यापारी जो हैं वो विद्रोह में शामिल नहीं होंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि जागीरदार और जो शासक हैं रियासतों के वो भी मुख्य रूप से शामिल नहीं हुए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठेगा, आप लोग कहेंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी शामिल हुई थी, नाना साहब भी शामिल हुए थे, तो केवल वो लोग शामिल हुए हैं जिनके साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बुरा इन्होंने कर दिया, वरना इतनी सारी रियासतों में से कोई भी शासक अकारण शामिल नहीं हुआ। और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो था, बल्कि अंग्रेज़ों के फेवर में गए हैं, अंग्रेज़ों के समर्थन में गए हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि आपने जो सहायक संधि प्रणाली कर रखी थी उस सहायक संधि से ये बंधे हुए हैं। सहायक संधि में क्या रूल था कि अंग्रेजों पर कोई अटैक होगा तो वो राजा जो है, एक पर्टिकुलर राजा जो है वो मदद करेगा। किसको मदद करेगा? वो अंग्रेजों को मदद करेगा। तो यहाँ वो स्थिति थी जहाँ अंग्रेजों ने आह्वान किया कि अब हम प्रॉब्लम्स में हैं, आप लोग आइए और हमारी मदद कीजिए। तो ये वो वर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पेपर में पूछा जाता है। शिक्षित वर्ग, साहूकार या बड़ा व्यापारी वर्ग और जागीरदार या शासक वर्ग जो था वो मुख्य रूप से इसके अंदर शामिल नहीं हुआ, विद्रोह में उन्होंने भाग नहीं लिया। अब अगर क्षेत्रवार हम बात करेंगे तो उत्तर भारत में ये विद्रोह आपको देखने को मिल जाएगा, परंतु यदि आप दक्षिण भारत की तरफ मुंह करेंगे तो मद्रास जो है वो लगभग इसमें रोल प्ले करता हुआ दिखाई नहीं देगा। थोड़ा बड़ा विद्रोह आपको दिखाई देगा, कोई भूमिका आपको दिखाई नहीं देगी। और अगर मैं ये कहूँ कि बंगाल और पंजाब के जो क्षेत्र हैं वो भी इसमें मुख्य रूप से शामिल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा कि पंजाब और बंगाल बाद में, पंजाब और बंगाल का विभाजन होकर भारत के विभाजन से पाकिस्तान को हिस्से मिले थे, तो इन क्षेत्रों में यहीं से एक नई स्थिति देखने को मिलती है कि इस क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, विद्रोह जो है उसमें लोगों ने भाग नहीं लिया। और उसके कुछ कारण रहे, जैसे सिखों के बारे में तो मैं कह रहा हूँ कि एक जाली फरमान जारी किया गया था मुगल बादशाह का, कि ये कहा गया कि मुगल बादशाह यदि फिर से स्थिति में आ गया, बहादुर शाह जफर अगर मजबूत स्थिति में आ गया तो वो सारे सिखों को मरवा देगा, एक भी सिख को नहीं छोड़ेगा। इस तरह का जाली फरमान अंग्रेज़ों ने तैयार कराया और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये रहा, प्रभाव ये रहा कि सिख जो हैं वो इस रिवोल्ट में मुख्यतः शामिल नहीं हुए। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर उदाहरण देने चलूँगा तो बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जिन्होंने, जींद है, पटियाला है, तो इन रियासतों ने मदद की है, अंग्रेज़ों की मदद की है। अगर मैं कहूँ कि जोधपुर के शासक हैं तो इन लोगों ने मदद की है अंग्रेज़ों की, और अगर वो मदद ना करते तो इनकी स्थिति बिगड़ जाती, बहुत बुरी स्थिति में चले गए थे। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप लोगों को बता दूं मैं, लॉर्ड कैनिंग जो 1857 की क्रांति के समय इनके हेड थे, गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने ये कहा है कि अगर देशी रियासतों के राजाओं ने हमारी मदद ना की होती तो हम इस बाढ़ में, इस तूफान में कभी के बह गए होते, अर्थात हमारा जो साम्राज्य है भारत में वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया होता। ये लॉर्ड कैनिंग ने अपने शब्दों में कहा है। तो इसका मतलब आप समझ लेंगे इस स्थिति को कि स्थितियां जो थी बहुत विपरीत चली गई थी, परंतु फिर भी बचाव इस बात से हुआ कि भारतीयों ने कुछ गलतियां की और उन गलतियों की वजह से ये रिवोल्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल
नहीं हो सका। पर फिर भी इस रिवोल्ट का कितना दूरगामी असर होगा, कितना प्रभाव पड़ा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार करने में या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को तैयार करने में इसने कितनी भूमिका निभाई, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन में निकल के आएगा। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। और ये विद्रोह की स्थिति, ये सैनिकों की स्थिति, सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ के थे, तो अवध के थे। एक दो फैक्ट्स में अगर हम बात करते हैं, पूछा जाता है हमसे कि सबसे ज़्यादा सैनिक जो थे, क्योंकि सैनिक विद्रोह भी कहा जा रहा है, तो कहाँ के थे वो, अवध के थे। और अवध पर कुशासन का आरोप इन्होंने लगा दिया था वाजिद अली शाह पर। बिरजिस कादिर जो उनके पुत्र थे, उनको इन्होंने नवाब नहीं बनने दिया। तो ये सारी बातचीत हमको यहाँ पर समझ लेनी है और अवध से सबसे ज़्यादा सैनिक थे, इस बात के महत्व को यहाँ पर समझ लेना है हमें। चलिए अब बात को शुरू करते हैं और किस तरह से मंगल पांडे ने विरोध किया है, वहाँ से बात को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मंगल पांडे के बारे में आपको बता दें, मंगल पांडे बैरकपुर की छावनी का एक सैनिक, एक बहुत साधारण सा सैनिक। ये मंगल पांडे के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ पर पोस्टेड थे, बैरकपुर की छावनी में थे, ठीक है, बंगाल क्षेत्र में। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे और मूलतः यूपी के थे। आपको ये ध्यान रखना है, मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, तो मूलतः ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे और बैरकपुर में पोस्टेड थे, ठीक है। मंगल पांडे ने क्या किया, 29 मार्च 1857 के दिन इन्होंने गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग से इनकार कर दिया, या यूं कहिए कि एनफील्ड राइफल के इस्तेमाल से मना कर दिया। और जब इनको फोर्स किया गया, इनको दमन किया गया, दबाव दिया गया, तो इन्होंने क्या किया, 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, ह्यूसन और बाग। ह्यूसन और बाग नाम के 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, किसने, मंगल पांडे ने। और जब ऐसी स्थिति निकल कर आ गई तो अंग्रेजों ने क्या किया, समझ लिया कि विद्रोह बढ़ सकता है और विद्रोह बढ़ सकता है, तो उन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार करते हुए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को मृत्युदंड दे दिया, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट रखें। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को मृत्युदंड दे दिया गया और इन्हीं के साथ ही उनकी जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसे भंग कर दिया गया। कौन कौन सी नेटिव इन्फेंट्री भंग की गई, इससे ठीक पहले जो मैंने डिस्कस किया आपको, वो तीनों आपको ध्यान रखना है। बहरामपुर के अंदर 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, कौन कौन सी नेटिव इन्फेंट्री भंग की गई, तो बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री आपको बता दिया था कि इन्होंने भी विरोध किया था। उसके अलावा अवध में 7वीं नेटिव इन्फेंट्री और बैरकपुर की वो नेटिव इन्फेंट्री जिसके सैनिक थे मंगल पांडे, अर्थात 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, इन सबको अंग्रेजों ने भंग कर दिया। और इसी के साथ कहीं ना कहीं एक दमन चक्र की स्थिति देखने को मिली कि सैनिकों को जब नेटिव इन्फेंट्री से आउट कर दिया गया, अर्थात नेटिव इन्फेंट्री को समाप्त कर दिया गया, तो यहाँ से सैनिकों में विद्रोह की भावना कहीं ना कहीं उत्पन्न होने लगी। तो ये वो शुरुआत है जिसका श्रेय मंगल पांडे को दिया जाता है। और इस शुरुआत की बदौलत अब 1857 की जो क्रांति है उसको प्लानिंग किया गया। और इस प्लानिंग का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपको बता दें ये प्लानिंग हुई है मुख्य रूप से कानपुर में। और कानपुर में कौन है, एक तो है नाना साहब, जिनका नाम आपको बताया गया था धोंदू पंत, ठीक है। और इसी के साथ इनके सपोर्टर हैं अजी मुल्ला खां। अजी मुल्ला खां जो हैं, ये दोनों, इन दोनों ने प्लानिंग किया। ये कहा जाता है इन दोनों की प्लानिंग थी कि अब हम क्या करेंगे, एक विद्रोह करेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। भारतीय जनता बहुत परेशान है, हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। आपको याद होगा कि नाना साहब को उनके पेशवा पद के उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया था और पूना से निकाल दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था, तो ये कानपुर में थे, ठीक है। तो इन दोनों ने जो मुख्य रूप से प्लानिंग किया, वो प्लानिंग ये था कि एक संगठित रूप से 31 मई
1857 से एक क्रांति आरंभ की जाएगी जो अंग्रेजों के खिलाफ होगी, और इसके लिए ये कहा जाता है कि कमल का फूल और रोटी प्रतीक चिन्ह के रूप में बांटे गए। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं, फिर भी ये माना जाता है कि ये सिंबल्स थे जिसकी वजह से लोगों को ये मैसेज किया गया गांव-गांव कि हम सबको संगठित होकर अंग्रेजों का विरोध करना है। अब देखिए, जब विरोध की स्थिति 31 मई 1857 डिसाइड कर दी गई तो उससे पहले ही समस्याएं शुरू हो गई। 6 मई को कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहां से जिसे कहते हैं कि मोटिवेशन मिलता चला गया, और ये इतना जल्दी हो गया सब कुछ कि 10 मई को ही ये क्रांति स्टार्ट हो गई। 10 मई को मेरठ में क्या हुआ? 10 मई को मेरठ में क्या हुआ? मेरठ में क्रांतिकारी सैनिकों ने कारतूसों के उपयोग से मना कर दिया, और जब इन्होंने मना कर दिया तो वही इनको दमन करने की कोशिश की गई। इन्होंने मेरठ में स्थित शस्त्रागार को कब्जा करने की कोशिश की, उसको कैप्चर करने की कोशिश की, और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, 10 मई को मेरठ में इन सैनिकों ने शस्त्रागार पर जहाँ पर शस्त्र रखे जाते हैं, अस्त्र शस्त्र, उस पर अधिकार जमाने की कोशिश की गई। कि पहले ये इस तरह से कहा जाता है कि मुख्य शस्त्रागार जो था वो साउथ में बंगाल की साइड में था, और वो कहाँ आ गया था? मेरठ में। तो उसको भी इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की, सक्सेसफुल नहीं हुए। तो इनके पास एक ही टारगेट है कि अब ये कहाँ जाएंगे? तो ये जाएंगे दिल्ली। और दिल्ली क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको बता दें कि ब्रिटिश सत्ता से पूर्व अगर भारत की एक संयुक्त सत्ता की बात की जाए तो वो मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह अभी तक जीवित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुगल बादशाह जीवित हैं, और जब मुगल बादशाह जीवित हैं तो इन सैनिकों ने पलायन किया, दिल्ली पहुँचे। 11 तारीख को ये दिल्ली पहुँच गए, और जब 11 को ये दिल्ली पहुँचे, 11 मई की बात हम कर रहे हैं, तो इन्होंने वहाँ पर बहुत उपद्रव मचाया। वहाँ पर साइमन फ्रेजर थे, पॉलिटिकल एजेंट, आपसे पूछा जाता है इनका नाम, साइमन फ्रेजर की इन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, और साइमन फ्रेजर की हत्या के साथ ही इन्होंने अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये पहुँचे बहादुर शाह के पास लाल किले में, तो इन्होंने बहादुर शाह से ये कहा कि आपको हम शासक घोषित करते हैं, हम आपको अपने जो रिवॉल्ट है उसका लीडर बनाना चाहते हैं, विद्रोह का नेता बनाना चाहते हैं। तो बहादुर शाह डर गए, बहुत ज़्यादा एज थी, 85 प्लस एज के बहादुर शाह जो थे वो घबरा गए, और उन्होंने आगरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये इन्फॉर्मेशन दी, सूचना दी कि भैया मुझे भी बचाओ और अपने आप को भी बचाओ। अब आप सोचिए कि जिस आदमी को आप लीडरशिप देने के लिए गए हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, वो फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है, परंतु इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हिंदू और मुसलमान यदि एक छत्र छाया में कहीं से अंग्रेज़ों का विरोध कर पाएंगे तो वो एक ही स्थान होगा, वो पूर्व सत्ता की तरफ देखेंगे, और पूर्व सत्ता किसकी थी? बहादुर शाह जफर की थी। तो इसका मतलब बहादुर शाह जफर ही इनके पास ऑप्शन है। बहादुर शाह जफर नहीं मान रहे थे। जब नहीं मान रहे थे तो इन सैनिकों ने कहा कि या तो तुम मान जाओ, नहीं तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। इतना विरोध दर्ज किया गया, तो बहादुर शाह जफर के पास ऑप्शंस नहीं थे, और उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब तुम लोग कहते हो तो मैं लड़ तो नहीं पाऊंगा, पर मैं तुम्हारा नेतृत्व कर लूँगा। तो अब आप समझें कि बहादुर शाह जफर को खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक वो जीवित है तब तक ना तो उनकी पेंशन जा रही है, ना उनका जो जगह है वो अपनी ऐशो आराम है, वहाँ से भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जीवित रहेंगे तब तक फैसिलिटीज़ मिल रही थी, तो वो नेतृत्व नहीं करना चाहते। उनकी कोई विल नहीं है कि क्या होगा, क्या चाहते हैं ये लोग, क्यों इतने ज़्यादा संगठित होना चाहते हैं, क्यों अंग्रेज़ों को भगाना चाहते हैं। उनको इन मैटर्स पे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि वो अपने आप को बचाने के लिए और अंग्रेज़ों को बचाने के लिए आगरा में लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्म तक किया कि आप मुझे भी बचाइए और अपने आप को भी। तो इसका मतलब बहादुर शाह जफर कहीं से भी नेतृत्व के लिए कुशल योद्धा नहीं थे, कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं थे। जीवन में उनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था तलवार के माध्यम से कि उन्होंने कोई युद्ध लड़ा या कोई नेतृत्व किया।
क्योंकि पेंशन भोगी थे। हम लोग जानते हैं कि 1803 से ही मुगल बादशाह जो थे वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में पेंशन भोगी हो गए थे, और वहाँ से फिर जो भी जनरेशन उसके बाद की है तो उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, योगदान है ही नहीं। तो 11 मई की कहानी 12 मई पे पहुँच गई, और 12 मई को इन्होंने क्या किया, 12 मई को इन सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और सम्राट घोषित करने का मतलब ये है कि अब केवल और केवल किसकी सत्ता, बहादुर शाह जफर की स्वीकार की जाएगी, और भारत के लोग इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं कि शासक पुनः कौन बन गया है, क्योंकि इनकी उपाधि का अंत हो गया था। कैनिंग ने उपाधि का अंत कर दिया था, इनके सिक्कों पर से नाम बदल दिया गया था, तो इनका जो शासन था वो समाप्त मान लिया गया था, उसे पुनर्जीवित किया गया। और ये सब कब हुआ, ये 12 मई को हुआ। ठीक है, अब 12 मई को इस स्थिति में कि बहादुर शाह जफर नेतृत्व करेंगे, क्रांति चारों तरफ प्रसारित होने लग गई, और पूरे भारत में विभिन्न राज्यों से, पूरे भारत में इसलिए कह रहा हूँ कि आंशिक तौर पर तो लगभग सब जगह से, आंशिक तौर पर असम में, उड़ीसा में, बंगाल में, सब जगह से थोड़ा थोड़ा सा विरोध जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हम बड़े विरोध की बात दक्षिण भारत में स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो सब ने यहाँ पर प्लानिंग को फाइनलाइज कर लिया और अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ ये टेक्निकली प्रॉब्लम हुई कि ये क्रांति समय से पहले स्टार्ट हो गई। हालांकि बहुत सारे कारण होंगे जहाँ पर फेलियर की बात की जाएगी। समय से पहले स्टार्ट है, कुशल नेतृत्व तो नहीं है, आपके पास कोई टारगेट नहीं है, सब अपने अपने आप को सोच रहे हैं, तो ये बहुत सारी बातें रही जिसकी वजह से क्रांति असफल हो जाएगी। परंतु फिलहाल दिल्ली से ये चिंगारी उठी, और अब विभिन्न राज्यों से लोगों ने दिल्ली की तरफ जाना शुरू कर दिया। दिल्ली चलो की जो स्थिति है वो यहाँ से शुरू हो गई। अब अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपनी आपातकालीन राजधानी, ये फैक्ट है आपको ध्यान रखना है, आपातकालीन राजधानी, आपातकालीन केंद्र बनाया, किसे, इलाहाबाद को बनाया। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि आपातकालीन क्षेत्र कौन सा, केंद्र कौन सा बनाया, तो इन्होंने इलाहाबाद को केंद्र बना दिया। और यदि मैं इस पूरी क्रांति के बारे में अगर बातचीत को कंप्लीट करने से पहले एक परिभाषा देने की कोशिश करूं, तो एसएन सेन की एक परिभाषा यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूं मैं। एसएन सेन की एक किताब है 1857, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1857 किसकी बुक है, एसएन सेन की है। तो उन्होंने ये कहा कि 1857 की जो क्रांति थी वो सडन थी, अप्रत्याशित थी, जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं थी, और बहुत अल्पकालिक थी। दोनों चीज़ें आपको बता दें, अप्रत्याशित थी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो भारत इतना बिखराव में है, लोग इतने बिखरे बिखरे से हैं, वो बिखराव एकदम सिमट कर आ जाएगा। अप्रत्याशित थी और अल्पकालिक थी। ये किसने कहा, ये एसएन सेन ने कहा। और आपको बताएं, अंग्रेज़ों ने भी कहीं कहीं पर चूक की शुरू में, इस वजह से क्रांति को इतना बढ़ने का मौका मिल गया। आपको बताएं, मेरठ के अंदर जब शुरू हुई थी तो वहाँ पर जनरल हैविट थे। जनरल हैविट जो थे, इन्होंने बहुत कोशिश नहीं की कि इसको रोक दिया जाए। ठीक है, जनरल हैविट ने उस तरह का प्रयास नहीं किया कि इस क्रांति को यहीं दबा दिया जाए या ये कुछ बहुत बड़ा मुद्दा हो जाने वाला है। उनको लगता ही नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, पर ये क्रांति विस्तार की ओर चली गई। ठीक है, अब इन लोगों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, अंग्रेज़ों का दमन कर लिया। और मैं दिल्ली की कहानी को यहाँ समेटने की कोशिश करता हूँ। दिल्ली पर जब इन्होंने कब्जा किया तो इन्होंने 10 लोगों का एक प्रशासनिक अधिकरण बनाया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 लोगों का एक प्रशासनिक अधिकरण बनाया। इसका मतलब दिल्ली का जो शासन है वो नाम मात्र के शासक के रूप में बहादुर शाह जफर होंगे, उनके सेनापति के रूप में बख्त खां होंगे। और यहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया जिसमें 10 मेंबर्स थे, 10 लोग थे, जिसमें से 6 सेना से संबंधित थे और 4 सिविल के थे, अर्थात नागरिक सेवा से संबंधित थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार इस तरह के फैक्ट्स भी हमसे पूछ लिए जाते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जब क्रांति हुई और दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो उस शासन के लिए, प्रशासन के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई। तो एक ऐसा अधिकरण यहाँ स्थापित किया गया जिसमें 10 लोगों को शामिल किया गया। ठीक है, इस पूरे दृश्य को देखा बहुत लोगों ने।
क्रांति परवान चढ़ेगी, बहुत कुछ होगा। मिर्ज़ा गालिब की बात करके मैं आज की बातचीत को समाप्त कर लेता हूँ। आपको बताएं, इस क्रांति को देखा मिर्ज़ा गालिब ने, बहुत फेमस है मिर्ज़ा गालिब, उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं और इन्होंने भी कहा है कि इतना ज़्यादा दमन चक्र चला, इतना दमन किया गया लोगों का। तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में आपको याद रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था वो आगरा में और जो मृत्यु हुई है वो हुई दिल्ली में। ठीक है, कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी संगीनियत में रोमानियत में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिर्ज़ा गालिब कौन से शायर जो थे, उर्दू के प्रसिद्ध शायर जो 1857 की क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी थे, तो कौन थे? मिर्ज़ा गालिब जो। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और अब कहाँ कैसा विरोध हुआ, किस तरह का विद्रोह हुआ, कौन कब शामिल हुआ, किसने कहाँ नेतृत्व किया, असफलता क्यों हुई, अंग्रेज़ों की तरफ से क्या प्रयास हुए, किसने कहाँ दमन किया, वो सारी बातचीत नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। फिलहाल आप जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।